दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 19वां लेक्चर है। ठीक है, जीएस का 19वां लेक्चर है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। इसमें प्री और मेंस दोनों के सवालों को हम कवर कर रहे हैं और आपकी समीक्षा अधिकारी में जीएस के जितने भी विषय से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो साइंस टेक हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, हर चैप्टर के सवालों को हम देखने वाले हैं। तो हर चैप्टर पर आपकी नजर बनेगी और हर चैप्टर पर आपकी पकड़ भी बनेगी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। देखते हैं कि आप सभी कितनी अच्छी तैयारी करके रखे हुए हैं और एग्जाम में अगर ये सारे सवाल आते हैं तब आप क्या अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। कोर्स के साथ साथ दोस्तों हमारी टीम अब किताबों पर काम करना शुरू कर दी है। तो ये किताब भी दोस्तों आपके समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें हैं, ये आप परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को पढ़ना। तो पहला सवाल दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित है और यह सवाल मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया था। सवाल क्या था बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक अभिकथन दे रहा है, दूसरा कारण दे रहा है। आपको बताना है एक कारण जो है पर्याप्त तरीके से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही पूछा जा रहा है आपसे। लिख रहा विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, प्रव्रजन मतलब क्या होते हैं, यानी एक स्थान को छोड़ करके हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो ये आपके सामने अभिकथन दिया गया है। कारण लिख रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। यह आपका तथ्य जो है सही है कि नहीं। देखिए कोई न कोई घटना घटित हुई होगी, उसी वजह से शिफ्टिंग का कार्य करना पड़ता है, वरना अन्यथा लोग जहां रह रहे हैं, जहां निवास कर उस स्थान को क्यों छोड़ेंगे। उस समय तो रोजगार जैसी चीजें थी नहीं। उस समय दोस्तों जाहिर सी बात है रहन सहन के लिए अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं रही होगी तो लोगों ने क्या किया होगा, प्रव्रजन किया होगा। और वहां उस समय कैसी घटना घटी थी, जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्कता का चरण था, इस वजह से ऐसा किया गया। तो दोस्तों ये जो तथ्य लिखा गया है ये ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की व्याख्या सही तरीके से कर रहा है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों नए सवाल मैं आपको देता हूं। ये सवाल तो आयोग ने बनाया, कुछ सवाल मैं इसी सवाल को तोड़कर देता हूं, जरा आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए सवाल आपसे परीक्षा में पूछ ले कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी ये किस क्षेत्र से मिलती है, तब क्या बताएंगे। क्या पूछ रहा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। कभी भी दोस्तों यह सवाल पूछे तो क्या बताएंगे, इसकी जानकारी विंध्य क्षेत्र से मिलती। कहां से मिलती है, विंध्य क्षेत्र से मिलती है। अगला सवाल, भारत में लघु पाषाण उपकरण की खोज सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों, 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 में दोस्तों इसकी खोज हुई थी और विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, तो उनका नाम था दोस्तों C.L. कार्लाइल। क्या नाम था दोस्तों, C.L. कार्लाइल। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, C.L. कार्लाइल। ये दोस्तों आप नाम याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की समयावधि कब थी, उसका टाइम पीरियड क्या था। तो याद रखेगा दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक। कहां तक दोस्तों, 7,000 ईसा पूर्व तक किसका कार्यकाल रहा है। याद रखेगा यह मध्य पाषाण काल का कार्यकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नव पाषाण काल शुरू होता है और 10,000 बीसी के पहले चले जाएंगे तो लगभग 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर के बाकी का जो समय था 10,000 तक, वो दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय होता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, सवाल यहां से भी पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपके प्राचीन इतिहास से था। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं मध्यकालीन इतिहास का सवाल है, मिडावल हिस्ट्री का सवाल है। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया। सुनिए सवाल क्या दे रहा है, आपके सामने सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। आपको मिलान करना कि कौन सा राजा कहां से बिलोंग करता था। ठीक है, कहां से संबंध रखता था। तो दोस्तों रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, देवगिरी हो गया और गुजरात हो गया। मुझे लगता है हर बच्चे ने एक मूवी देखा होगा पद्मावत। पद्मावत मूवी दोस्तों वही मूवी है जब अलाउद्दीन खिलजी कहां गया था दोस्तों, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पर दोस्तों अपना निगाह डाला था, रानी पद्मावती पर। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, राणा रतन सिंह हो जाएगा, चित्तौड़ से संबंधित हो जाएंगे, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा 4। अब बी का आंसर 4 दोस्तों कहां पर देखिए, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, बी सी डी में ये आपको अपना उत्तर मिल रहा है। फिर भी आइए चेक करते हैं और चीजें देखते हैं। जैसे रणथंभौर के राजा कौन थे दोस्तों, तो रणथंभौर के राजा थे राजा हमीर देव। ठीक है, देवगिरी के राजा कौन थे, राजा रामचंद्र। और गुजरात के शासक कौन थे, राजा
कर्णदेव। ठीक है, अब मिलान कर लीजिए दोस्तों, तो A का 3 हो जाएगा और A का 3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1 हो जाएगा। तो यही आपका दोस्तों सही जवाब हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे वही चीजें आप लिख दीजिए। पूछा रणथंभौर, अभी वहीं पे देखा दोस्तों, रणथंभौर से संबंधित शासक का नाम क्या दोस्तों, याद रखेगा, संबंधित शासक हैं हम्मीरदेव जी। कौन है, हम्मीरदेव जी हैं। उसी तरह से चित्तौड़ से संबंधित शासक कौन है, तो राणा रतन सिंह जी हैं। राणा रतन सिंह जी हैं। देवगिरी के शासक कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा राजा रामचंद्र जी हैं। राजा रामचंद्र जी हैं। ठीक है, रामचंद्र जी हैं। उसी तरह से गुजरात का संबंध किससे है, राजा कर्णदेव से। किससे, राजा कर्णदेव से। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था, ऐसे ही डीप में जाके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि ब्रिटिश भारत में, आज के भारत की बात नहीं कर रहा है, जब भारत दोस्तों ब्रिटेन का उपनिवेश था, यह उस दौर की बात कर रहा है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था। मान लीजिए केंद्रीय राजस्व कितना था दोस्तों, टोटल रहा होगा 100% ना, तो ये जो 100% था, इसमें से कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था, तो याद रखेगा दोस्तों, इसमें से कितना दोस्तों, याद रखेगा 40% व्यय कहां होता था दोस्तों, 40% व्यय होता था कहां पर दोस्तों, सैन्य बल पर। किस पर दोस्तों, ये खर्च किस पर किया जाता था, सैन्य बल पर खर्च किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, अंग्रेजों ने एक अन्य देश को दोस्तों अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, तो यहां के लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत थी। इस सेना में ब्रिटिश सैनिक भी थे, भारतीय सैनिक भी थे, कुछ रिजर्व सैनिक भी थे, कुछ इंपीरियल सैनिक थे। ठीक है, तो जो रेशियो दोस्तों कितना होना चाहिए, 40%। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 40% करेगा। 45, 50 और 55 दोस्तों ये गलत है। वो भी मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, कुल केंद्रीय राजस्व का कितना, कुल 40% दोस्तों ये ब्रिटिश भारत में सैन्य बल हुआ करता था। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है ब्रिटिश भारत के भारतीय सेना में कुल कितने सैनिक थे दोस्तों, तो अगर कुल सैनिक की बात करें तो याद रखें दोस्तों 2.9 लाख यानी 2,90,000 सैनिक थे। कितने दोस्तों, अगर हम कुल सैनिक की बात करें तो कितना जवाब देंगे दोस्तों, कुल 2,90,000 सैनिक थे। और बहुत आसानी से मैं आपको याद कराता हूं, अच्छे लोग याद नहीं करा पाते, मैं आपको याद कराता हूं। ठीक है, पहले याद रखें दोस्तों 75,000 जो सैनिक थे, 75,000 जो सैनिक थे, ये दोस्तों ब्रिटिश सैनिक थे। कौन थे दोस्तों, ये ब्रिटिश सेना थी। कौन थी, ये ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो 75,000 क्या हो गया ब्रिटिश, इसका दोगुना कर दीजिए। 75 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख हो जाएगा ना, तो दूसरा आंकड़ा लिखिएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो 1,50,000 सैनिक जो थे ये भारतीय सैनिक थे। ठीक है, ये सैनिक क्या थे दोस्तों, यह भारतीय सैनिक थे। ठीक है, तो ये 1,50,000 75,000 यानी कुल मिला के 2,25,000 हो गए। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों 20,000 भारतीय रिजर्व सैनिक थे। 20,000 जो सैनिक थे ये भारतीय रिजर्व सैनिक थे। क्या थे, भारतीय रिजर्व सैनिक, मतलब ये हमेशा रिजर्व रहते थे। जब कहीं क्रांति वगैरह होती थी, कोई आंदोलन होता था, तब इन सैनिकों को दोस्तों भेजा जाता था। तो 2,25 में 20 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2,45,000। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे जो 30,000 सैनिक थे वह स्वयंसेवी थे। 30,000 सैनिक कैसे थे दोस्तों, 30,000 सैनिक कैसे थे, स्वयंसेवी थे। ठीक है, स्वयंसेवी सैनिक भी थे उस जमाने में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,45 में 30 जोड़ेंगे तो 2,55, 2,65, 2,75, 2,75 पहुंच गए। आपको जाना कहा 2,90 तक, तो यानी 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो 15-16,000 आएंगे वो दोस्तों इंपीरियल सर्विस देने वाले थे। तो 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जो 15,000 का डिफरेंस आया वो 15,000 क्या थे, वो थे दोस्तों इंपीरियल सर्विस। ठीक है, इंपीरियल सर्विस वाले थे। ठीक है, इंपीरियल सर्विस। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, 5वें नंबर पे पॉइंट डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा। कुल मिला के 2,90,000 के आसपास दोस्तों ये कुल सैनिक बल था अंग्रेजों का। ब्रिटिश भारत में जो सैनिक बल था हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था। ठीक है दोस्तों, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो जवाब क्या आएगा दोस्तों,
40% खर्च होता था। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए अमाउंट में, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1,50,00,000। कितना दोस्तों? 1,50,00,000 रुपया दोस्तों खर्च होता था। 50 लाख करने के लिए यहां जीरो कितने रहेंगे? 6 जीरो, गिनती कर लीजिए, 3 3 6, सही है। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया? ठीक है, ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया? तो जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और भारत में इंग्लैंड के राजा या रानी का शासन स्टार्ट होता है। कब दोस्तों? तो याद रखेगा 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। उस समय जाके ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। आई बात समझ में? मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूं या फिर आपको समझ में भी आ रहा हो? देखो, बहुत सारे चैनल होंगे, बहुत सारे स्टार टीचर भी होंगे, भौकाल उनका खूब होगा, लेकिन मैं उस श्रेणी से थोड़ा अलग हूं। मैं अचानक से बात क्यों कर रहा हूं, मेरी बात समझिए। मैं उस श्रेणी से थोड़ा अलग हूं। मैं ना कभी मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे मुख से निकला हुआ हर शब्द आपके जीवन में कहीं उपयोगी होना चाहिए। वो मोटिवेशन की लाइन नहीं, सबसे पहले मेरे पास मुद्दा है ना आपको सिलेक्ट कराना, बाद में आपके जीवन को और अच्छा बना लेंगे, लेकिन अभी काम क्या है दोस्तों? सिलेक्ट कराना। तो मेरे चैनल पे जब भी आएंगे ना तो नितिन सर और कुछ कहते हुए मिलेंगे नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। ऐसे मैं भी चाहता इधर उधर की बातें करता, कभी करंट अफेयर की, कभी कहीं की बात, कभी कहीं की बात, ये हो गया वो हो गया। ट्रोल होना बहुत आसान सा है, हाँ, ट्रोल होना बहुत आसान सा है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे ट्रोल नहीं होना है। मुझे आपको शिक्षा देना और आप भी इधर उधर मत भ्रमित रहिए। मैं बार बार इसलिए बीच में भी लाइन खत्म कर रहा हूं कि मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी कई लोग जो है ना, उनके दिमाग में अलग है कि ये सर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं या सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं या इतना डीप नहीं आता है। भाई मैंने अलग से तो कुछ पढ़ा है नहीं, इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में मैं देना चाह रहा हूं। ये 40% लिखा है, यही अमाउंट में कितना आ जाएगा? 1,50,00,000 पाउंड। पाउंड शायद मैं लिखना भूल गया क्या? अब देखो, पाउंड नहीं लिखा ना। अब इसको आज का बच्चा तो सुन लिया, लेकिन कल हो सकता है आप रिवीजन करोगे, आप रुपए में रिवीजन कर लोगे। रुपया नहीं, क्या हो जाएगा? पाउंड इसको लिखेगा। ये जो खर्च था ये पाउंड में है। क्या दोस्तों? क्योंकि वहां की करेंसी क्या थी? पाउंड थी। तो ये अब तथ्य याद रखिए। ये सभी सवाल जो परीक्षा में आए हैं, हम उन्हीं सवालों पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूं आपको। भारत के भूगोल से संबंधित सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि मलमपूझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? भरतपूझा, कोरापूझा, पंबा या फिर मलमपूझा? तो मलमपूझा बांध दोस्तों किस पर बना हुआ है? इस नदी का नाम भी क्या दोस्तों? मलमपूझा नाम ही है, ठीक है। और ये नदी बहती कहां पर दोस्तों? तो यह केरल में बहने वाली नदी है। कहां बहती दोस्तों? मलमपूझा नदी कहां बहती है? केरल में बहती है, ठीक है। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर पूछा जाए केरल की सबसे लंबी नदी, तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सबसे लंबी नदी है दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी है दोस्तों? पेरियार नदी। पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो पेरियार बांध बना हुआ है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। कारण मलमपूझा बांध अवस्थित है किस पर अवस्थित दोस्तों? तो मलमपूझा नदी पर अवस्थित है। किस पर? मलमपूझा नदी पर अवस्थित है। और मलमपूझा नदी कहां पर है? याद रखेंगे केरल में है। लिख रहा कोरापूझा नदी का अन्य नाम क्या है? ये कोरापूझा जो नदी है इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों एलायूर नदी। कौन सी है? एलायूर नदी, ठीक है, एलायूर नदी। मलमपूझा के अलावा दोस्तों जो दूसरा नाम है कोरापूझा, कोरापूझा का ही दूसरा नाम क्या है? एलायूर नाम है। और ये नदी भी कहां बहती दोस्तों? यह नदी केरल में क्या? यह कोझिकोड के पास बहती। कोझिकोड दोस्तों किसका नाम है? तो याद रखिएगा, पुराने समय में आपने पढ़ा था सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जल मार्ग द्वारा भारत आया था। वो पहली बार अपना कदम कहां रखा था? कालीकट में रखा था। उसी कालीकट का नाम क्या है? कोझिकोड है, कुछ अलग नहीं है। आज हम उस कालीकट को किस नाम से जानते हैं? कोझिकोड के नाम जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसका लोकेशन वही है। केरल राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी तो दोस्तों पेरियार हो गई, लेकिन यहां सवाल किया दूसरी सबसे लंबी नदी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों भरतपूझा नदी। कौन सी है? भरतपूझा नदी। ये केरल राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लिख रहा है केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर दोस्तों अक्सर करके न्यूज में रहता है, यह पंबा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर दोस्तों? ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 पंबा नदी दिया है, ये इसी के किनारे दोस्तों सबरीमाला मंदिर है, ठीक है। ये सब तथ्य याद रखिएगा। ये भारत के भूगोल से पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व के भूगोल से पूछे गए सवाल पर चर्चा करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों प्री परीक्षा 2021 में सवाल आया
बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिया था, दूसरे तरफ राजधानी दिया था। लिख रहा है एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। आपको नहीं पता होगा लेकिन जानिए दोस्तों, ये सब कैरिबियन कंट्री है। डोमिनिका की राजधानी दोस्तों सेंटो डोमिंगो है। अल सल्वाडोर की राजधानी दोस्तों सैन सल्वाडोर है। और बहामास की राजधानी दोस्तों नसाउ है। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो सेंटो डोमिंगो है दोस्तों, ये गलत जवाब है। ये डोमिनिका की राजधानी नहीं है, ये डोमिनिका गणराज्य की राजधानी है। अगर यहां लिखता डोमिनिका अच्छा देखिए, दो अलग अलग देश है। डोमिनिका अलग देश है और डोमिनिका गणराज्य जो है वो अलग देश है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमिनिका, दोनों कैरिबियन कंट्री, ये कैरिबियन माने क्या है, तो दोस्तों इस नाम का एक सागर है, कैरेबियन सागर। दोस्तों कहां पर है ये? मैक्सिको की खाड़ी से जब आप आएंगे और बीच में आप वो देखेंगे, अरे इधर मैक्सिको खाड़ी से आप कैरिबियन बरमुडा ट्रायंगल की तरफ जब आएंगे, फ्लोरिडा की तरफ आएंगे जहां क्यूबा वगैरह है, वहीं पर दोस्तों ये है कैरिबियन देश है, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर आपसे डोमिनिका का पूछा था, यहां तो डोमिनिका लिखा था, तो यहां सेंटो डोमिंगो दोस्तों लिखना गलत है। यहां पे उसकी राजधानी है दोस्तों रुसाऊ। क्या राजधानी है? रुसाऊ। राजधानी क्या दोस्तों? रुसाऊ राजधानी, इसको याद रखेगा। अगर डोमिनिकन गणराज्य लिखता तब हम अपना उत्तर क्या देते दोस्तों? तब हम अपना उत्तर देते सेंटो डोमिंगो। क्या देते दोस्तों? सेंटो डोमिंगो, ठीक है। कब ये उत्तर देते? जब गणराज्य लगा के पूछा होता। बाकी एंटीगुआ और बरबुडा जो देश है दोस्तों, इसकी राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। क्या है राजधानी? सेंट जॉन्स, ठीक है। इसी तरह से अल सल्वाडोर की राजधानी कहां है दोस्तों? यह सैन सल्वाडोर है। क्या है? सैन सल्वाडोर। और बहामास जो है दोस्तों, उसकी राजधानी कहां पर है? तो नसाउ लिखिएगा, ठीक है। नसाउ और रुसाउ दो अलग अलग है। नसाउ दोस्तों बहामास की राजधानी है और रुसाउ कहां की राजधानी है? ये डोमिनिका की राजधानी है। तो दोस्तों कई बार इस लेवल पर जाके सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी तैयारी कहां तक है। हमारा जीवन तो ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार के इर्द गिर्द, इंडोनेशिया, नुसंतरा पे समाप्त हो गया, ठीक है। फिलीपींस जाके रह जाते हैं, उधर लेबनान, जॉर्डन, यही सब पढ़ लेते हैं, इजराइल पढ़ लेते हैं, यहां हम पढ़ते ही नहीं। जबकि आपके परीक्षा में सवाल यहां से आता है। आपको लग रहा होगा कि वाकई कितना लेवल का सवाल है, ठीक है। याद रखेगा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। जो 2-4 नंबर आप खो देते हैं ना, वो आप यहीं से खोते हैं। और ऊपर से ये चैप्टर देख लो, ये वाला सब्जेक्ट देख लो, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये तो पक्का नहीं याद होता है। अब देखो कितना डिफिकल्ट सवाल दिया है। इस सवाल में मैं भी फंस गया। मैं आपकी बात क्या करूं, मैं स्वयं फंस गया और कोई भी रहेगा फंस जाएगा भाई। पहली बार पढ़ेगा इस सवाल को तो फंस ही जाएगा, इस लेवल का सवाल है। लेकिन आप प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है? कहां की दोस्तों? न्यूनतम पूछा है, ठीक है। न्यूनतम कहां की प्रतिशतता दोस्तों? तो याद रखेगा, अब बच्चे को लगेगा त्रिपुरा की है, सोचेगा पूर्वोत्तर का राज्य। अब कई सारा बच्चा तो सिक्किम कर देगा, सब गलत जवाब है। याद रखेगा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता कहां पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। बच्चे को ही लगेगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां का था? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां का था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का था। कितना था आपको याद होगा? 17 था। तो बच्चा तो ये सोचेगा कि जहां जनसंख्या ही नहीं रहती है वहां नगरीकरण कैसा। तो ज्यादातर बच्चा यहां अरुणाचल प्रदेश करेगा या सिक्किम करेगा या त्रिपुरा करेगा, कोई हिमाचल प्रदेश नहीं करेगा। जबकि सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता दोस्तों कहां की है? हिमाचल की। आइए मैं बताना चाहता हूं, कुल जनसंख्या का कितना? तो केवल 10%। कुल जनसंख्या का केवल 10% दोस्तों नगरीकरण है। आप अरुणाचल की बात करेंगे तो अरुणाचल में नगरीकरण का जो परसेंटेज है वो है दोस्तों 22.9%। सोचो कितना ज्यादा। ऊपर से दोस्तों जिस सिक्किम को हम कमजोर समझ रहे थे उसकी प्रतिशतता तो 25% है। 25.2%। एक बार चेक करिएगा, मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। और यहां त्रिपुरा की दोस्तों 26% के आसपास है। लगभग कितना दोस्तों? लगभग 26%। हम मोटी मोटा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है ये न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता है यहां पर, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अच्छा सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारतीय संविधान से पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समिति है, दूसरे तरफ उस समिति से संबंधित वर्ष है। अब देखते हैं, पी.के. थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, बी.आर. मेहता यानी बलवंत राव मेहता समिति और एम.एल. सिंघवी समिति, ठीक है।
तो बलवंतराव मेहता समिति की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति बना था 1977 में। फिर दोस्तों अब देखिए इसे मैच करा लीजिए, सी का 1 और बी का 3। तो सी का 1 बी का 3 कहां पर है दोस्तों, यहां पर तो है नहीं, सी का 1 बी का 3 नहीं मिला, सी का 1 बी का 3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहीं पे आपको उत्तर मिल गया, अगर आप न चाहते तो भी, ठीक है। यहां पर देखिए इसके बाद एमएल सिंधवी समिति बनी 86 में, पीके थुंगल लास्ट में है 88 में, ये मैच करा दिया, आप यहां पे लिख लो। बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1957 ईस्वी। अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ, 1977 ईस्वी। जीवीके राव, यहां पे नहीं लिखा है जीवीके राव, मैंने अलग से यहां पे दे दिया, परीक्षा में आता है दोस्तों जीवीके राव के बारे में, ठीक है। तो ये समिति कब बना दोस्तों, ये समिति बना 1985 में। एमएल सिंधवी कब बना था, 1986 में, ठीक है। और पीके थुंगन कब बना था, 1988 में, ये आप याद रखिएगा। ये जीवीके राव दोस्तों मैंने अलग से ऐड कर दिया, कभी कभी दोस्तों जीवीके राव का नाम भी दे देता है, मैंने कहा दे ही रहा हूं बच्चों को तो सब दे दो ना, छिपाने की क्या जरूरत, ठीक है। एक और अच्छा सवाल लो, लिख रहा ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया। लेबल का सवाल है अपने आप में। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप ये किताब परचेज करो, ठीक है, मैं आपसे क्यों कहता हूं, देखो ये जीएस की किताब है, यहां आयोग के प्रश्नों को तोड़ करके नए सवाल बनाए गए, और इतना ही सवाल नहीं और भी सवाल, मैं अगर पढ़ के ही सवाल बताऊं और आपको दिखा दूं कि अगर हम यहां राजव्यवस्था की बात करते हैं और राजव्यवस्था वाले चैप्टर पे आते हैं, तो जो यहां पे तो मैंने इतने ही सवाल दिया, लेकिन जब इस किताब को आप परचेज करते हैं तो आपको किताब में और भी सवाल मिलेगा। आप 19 नंबर सवाल पे आ जाइए तो आपको और भी सवाल यहां मिलेगा। ये देखिए यहां भर भर के नई नई लाइनें लिखी गई, हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इस वजह से दोस्तों लाइनें कम है, वरना किताब में और भी लाइन लिखी गई है। यहां पर हो जाएगा उत्तर आपका दिवाकर समिति, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा दिवाकर समिति। याद रखेंगे ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए दोस्तों यह समिति बना था। अगर यह भी पूछ दे दोस्तों इस समिति की स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताएंगे 1963 में। कब, 1963 में यह समिति बनी है, यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों भौतिक रसायन से संबंधित सवाल है। मेंस परीक्षा 2017 में सवाल दिया कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ किसका मिश्रण होता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील जो बनती है, स्टेनलेस स्टील का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों, तो याद रखेगा उसमें लोहा प्लस क्रोमियम होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा प्लस क्रोमियम होता है। क्या होता है, लोहा प्लस क्रोमियम। तो यहां क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। टीन और जस्ता दोस्तों ये सब गलत जवाब है, ठीक है। इसी तरह से देखिए लिख रहा है तांबा के साथ अगर टीन को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, तांबा के साथ अगर टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता दोस्तों कांस्य। क्या बनता है, कांस्य, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज नाम देते हैं ना, ब्रॉन्ज, कांस्य, कांसा। एक होता है स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल, दूसरा होता है रजत पदक जिसे सिल्वर मेडल कहते हैं, तीसरा होता है कांस्य पदक जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। किससे मिलकर बनता है, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। उसी तरह से जब तांबे में आप जस्ता मिला देते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है पीतल। क्या बनता है दोस्तों, तांबे में जस्ता मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। इसी तरह से करा इस्पात यानी स्टील में दोस्तों मिश्र धातु के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जब आप इस्पात तैयार करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि इस्पात में लोहा, लोहा के साथ साथ क्रोमियम, क्रोमियम। अब बच्चे यहीं पे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्रोमियम के साथ साथ दो एलिमेंट और रखिए यहां पर, एक कार्बन और एक निकिल। क्या होता है दोस्तों, अगर आप और अंदर जाएंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, कार्बन और निकिल। ये होता दोस्तों, ये स्टील की बात कर रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें लोहा के साथ साथ क्रोमियम होता है। जबकि जब आप इस्पात स्टील में मिश्र धातु की बात करते हैं तो इसमें लोहा के साथ साथ क्रोमियम, निकिल और कार्बन भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये तथ्य आपको याद करना है। तो जब आप इतने स्तर पे जाके अपनी पढ़ाई करेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, तब जाके समझिए कि हम समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षा को पास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, मैं ही आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, जीव विज्ञान का सवाल है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं वही बताना आपको। लिख रहा है विटामिन डी से सुखंडी या सूखा रोग होता है। अच्छा, लिख रहा है मसूड़ों से खून आना दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए में गठिया, गठिया नहीं होता दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बौनापन भी होता है, रतौंधी हो गया, बौनापन हो गया, ये सब विटामिन ए से होता है। बाकी सब तो सही है, तो कौन सा सही नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं। यहां देखिए लिख रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग
कमी से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा रतौंधी होता है, रतौंधी भी होता है। और कौन सा रोग होता है दोस्तों? बौनापन भी होता है। अच्छा एक सवाल और लिखेगा, कभी कभी एक सवाल देता है वर्णांधता किसकी कमी से होता है? क्या देता है? वर्णांधता। वर्णांधता को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। याद रखेगा वर्णांधता दोस्तों, याद रखेगा ये क्या है? ये एक तरह से आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। ये वर्णांधता ये किसी की कमी से नहीं होता है, ये एक तरह से क्या दोस्तों? आनुवंशिक बीमारी है, तो याद रखेंगे। इसी तरह से विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों? देखिए बी अलग है और B1 अलग है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन जब आपसे खाली विटामिन पूछेगा तब आप क्या बोलेंगे? तब याद रखेगा विटामिन हाँ ठीक है, B1 लिखेगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेगा विटामिन B1 से बेरी बेरी हो गया, ठीक है। बाकी विटामिन जो बी लिख रहा दोस्तों, इसमें अन्य रोगों में जैसे मसूड़े से खून आना, याद रखेगा तो विटामिन सी हो जाएगा, मसूड़े से खून आना। अच्छा एक चीज यहां मैं बता दूं, एक चीज यहां पे लिख लीजिए, मसूड़े से खून आना या फिर दोस्तों बड़ा अच्छा है स्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। कभी कभी दोस्तों इसका विटामिन, इसका जो है नाम भी पूछ देता वैज्ञानिक नाम, तो इसको कहते हैं दोस्तों रेटिनाल। क्या कहते हैं? रेटिनाल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिखा था डी में ना? सुखंडी या सूखा रोग, सुखंडी या सूखा रोग, इसके रिकेट्स बोलिए, ठीक है। रिकेट्स बोलिए ज्यादा रहेगा, ठीक है। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स या जिसमें क्या होता है दोस्तों? हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ये जो दोस्तों विटामिन बी लिख रहा है ना, विटामिन बी में दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां ये बताना जरूरी है, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, कोबाल्ट कहते हैं, वो सब तथ्य याद रखना जरूरी है। यहां पर देखिए लिख रहा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखेगा विटामिन के। जो विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के जो है याद रखेगा ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, याद रखेगा। अच्छा हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है दोस्तों? द्रव अवस्था में होता है। तो इसको द्रव अवस्था में कौन बना के रखता है? ये सवाल पूछे तो बताएगा दोस्तों हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में हिपेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो रक्त को द्रव अवस्था में रखता है। नहीं तो थक्का तो शरीर के अंदर भी बन जाता, लेकिन इसी के कारण थक्का नहीं बनता है। जब ये ब्लड शरीर से बाहर आता तब थक्का बनता है। एक विटामिन का नाम यहां नहीं लिख रहा है, जरा लिखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से दोस्तों याद रखेगा बांझपन होता है। क्या होता है दोस्तों? बांझपन नामक रोग होता है। इस तथ्य को भी याद रखेगा। यहां जो गठिया लिख दिया था, गठिया दोस्तों याद रखेगा, गठिया शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। क्या होता है दोस्तों? यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों? ये गठिया रोग होता है। ये आप याद रखेंगे, इसका किसी विटामिन के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जानते रहिए। ऐसे ही दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब आप जानेंगे कि वाकई परीक्षा में इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें बना रहे हैं, अलग अलग विषय के लिए भी किताबें बना रहे हैं। कुछ किताब दोस्तों हमारी सुपर सेलिंग बुक है, आप लीजिए, जल्दी ऑर्डर कीजिए, वरना स्टॉक समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। बाकी की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां विजिट करके देख सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहां कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट दोस्तों इकोनॉमिक्स है। यहां से संबंधित सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2017 में एक सवाल आया कि भारतीय रुपए को चालू खाते में, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है। तो लिख रहा भारतीय रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। ये पूर्ण परिवर्तनीय दोस्तों कब बनाया गया था, ये आपसे सवाल दिया गया और आपके सामने कई सारा जो है टाइम पीरियड दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1991 और 2 का दौर आप याद रखेंगे, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, नई औद्योगिक नीति, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या ठीक है नई इकोनॉमिक पॉलिसी दोस्तों लाई गई थी। उस पॉलिसी में दोस्तों जो खास बात है वो जरा याद रखेगा। पहले एक सिस्टम हमारे देश में चलता था LQP। क्या चलता था? LQP। हालांकि ये टॉपिक नहीं बताने लायक, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स का है तो धीरे धीरे हम 2-4 अलग बातें भी सीखते जाए। तो दोस्तों यल माने होता था लाइसेंसिंग। क्या होता था दोस्तों? लाइसेंसिंग। क्यू माने होता था दोस्तों कोटा, और पी माने होता था दोस्तों परमिट, ठीक है। तो लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, ये 3 तरह के केसेस देखने को मिलते थे जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद चेंज हो गए, और ये क्या हो गया दोस्तों? LPG बन गया। क्या बन गया? LPG बना गया। LPG मतलब L मान में हो जाता है लिबरलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं उदारीकरण। P माने हो जाता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम कहते हैं दोस्तों निजीकरण।
और जी माने हो जाता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। फिलहाल आज जो हमसे सवाल पूछा है कि चालू खाते में कब इसे पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, तो याद रखेंगे ये घटना था 1994 की। कब की घटना है? 1994 में भारतीय रुपए को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? वो चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया, याद रखेंगे। लिख रहा भारतीय रुपया किस खाते पर आंशिक रूप से, क्या लिखा दोस्तों? पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से दोस्तों परिवर्तनीय है, तो याद रखेगा पूंजी खाते पर। किस पर दोस्तों? पूंजी खाते पर इसे आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया। और यह कब किया गया? तो याद रखेगा यह किया गया 2015 में। कब किया गया दोस्तों? 2015 में इसे पूंजी खाते पर भी परिवर्तनीय बनाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। लिख रहा दार्शनिक मुद्रा प्रणाली दोस्तों कब अपनाई गई? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली दोस्तों कब अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया। कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में कब अपनाया गया दोस्तों? तो 1957 में 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया था। इतने अंदर से जाके सवाल पूछता है। ठीक है, अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की तस्वीर करेंसी नोट पर पहली बार कब छपी थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1969 में छापी गई थी। 1969 दोस्तों कई मामले में आप याद रखेंगे, जैसे 1969 में ही दोस्तों भारत में इसरो की स्थापना हुई, पहली बात याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसके बाद याद रखेगा 1969 में ही नासा ने चंद्रमा पर मिशन भेजा। कहां भेजा? चंद्रमा पर मिशन भेजा था, जिसमें आप पढ़ते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे। उनके अलावा लाइका नामक एक कुतिया भी गई थी, वो तथ्य भी याद रखेगा। ठीक है, यहां स्टडी 91 पर आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मिलता है सीखने को, या फिर मैं आता हूं ऐसे जोश में आता हूं, पढ़ा के चला जाता हूं? ठीक है, देखिए आजकल क्या है ना, दुनिया चकाचौंध पे भागती है। जहां सच में ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान बढ़ता है ना, वहां बच्चे आते वाते नहीं है। ठीक है, नितिन सर भी प्रयास कर रहे हैं कि देखें बच्चे कब तक नहीं आते हैं। हमसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई और अपना घर गिरवी रख के वो काम कर रही हैं और धीरे धीरे डूब गई। उसके पीछे कारण यह है कि रफ्तार बहुत तेज थी। हमारी आदत, हम बहुत तेज रफ्तार में नहीं भागते। हमें रातों रात अरबपति करोड़पति बनना ही नहीं है, और ना ही मेरा सपना है। मेरा सपना बस इतना है कि बच्चे बच्चे तक ये शिक्षा पहुंचे, भगवान का दया दृष्टि बना रहे, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे सब अच्छा चल रहा है, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं बनना है। बड़ा आदमी बनने पर सुकून छिन जाता है, ऐसा सुनने को आता है। तो भैया सुकून न छीने। ठीक है, अच्छी नींद आती है, बढ़िया खाना खाते हैं, बस एकदम मस्त है अपने लाइफ में, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, है कि नहीं? तो याद रखिए, जुड़िए साथ में, पढ़ाई करिए, समय मत देखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें आप हजारों रुपया खर्च किए भी होंगे, कई सारे लोग खर्च किए होंगे। आप देखिए ना, क्या आपको इस लेवल पे जाके किसी ने पढ़ाया? कोई चीज नहीं पढ़ाया तो फिर कहां दौड़ रहे हो भाई? सीखो, आगे देखो। लिख रहा मेंस परीक्षा 2017 का सवाल है, इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल दे रहा है। लिख रहा भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून की केंद्र में स्थापना की, ऐसे लिखना चाहिए। ये दोस्तों कहां पे स्थापना किया गया है? देहरादून में किया गया, चेन्नई में किया गया, शिलोंग में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अब बच्चों को समझ में आएगा कि सर हमने कुछ तो देहरादून के बारे में पढ़ा, और मैं बता दूं देहरादून के बारे में आपने क्या पढ़ा है। जब आप पढ़ते हैं केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तब आप पढ़ते हैं कि भैया ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, यहां देहरादून से कोई लेना देना आपका नहीं है, इसलिए देहरादून तो जवाब नहीं होगा। नहीं, जब आपको कुछ नहीं पता होता तो आप हमेशा नई दिल्ली जवाब देते हैं। भाई सेंट्रल ने कुछ बनाया तो नई दिल्ली में बनाया होगा, गलत जवाब है। और शिलोंग तो कतई नहीं है दोस्तों, ये चेन्नई में दोस्तों स्थापित किया गया भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी कहां है दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है। कहां पर है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहां पर है? ओस्लो है। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्वे से ही दोस्तों या ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार ये कहां से दिया जाता है? ये दिया जाता है ओस्लो से। बाकी के जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी याद रखेगा। लिख रहा मानव निर्मित उमिया झील स्थित है। ये मानव निर्मित उमिया झील का लोकेशन क्या दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा
जाएगा, वो शिलांग था ना, इसलिए मैंने अलग से बना दिया क्वेश्चन। याद रखेगा शिलांग में स्थित है। कहां पर है ये उमिया झील? कहां है? शिलांग में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है, तब आप जवाब दीजिएगा नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? तब याद रखेगा नई दिल्ली बताएंगे। लिख रहा है जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था? तो यह अधिनियम दोस्तों वर्ष 2002 में पारित हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा इसे मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, यह कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह सवाल याद रखेगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अधिनियम कब आया है? सन 2002 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल हो गया। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल है। देखिए मेंस 2014 में पूछा गया सवाल एग्रीकल्चर का कि निम्नलिखित में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? दो दल किसमें होता है दोस्तों? अलसी में नहीं, सूरजमुखी में तो फूल होता है, लीबिया में भी नहीं दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली का दाना दोस्तों आप बांटेंगे, देखिए इस तरह से दो दल आपको बीच में मिलेंगे, तो याद रखेगा ये होता है दो दल वाली तिलहनी फसल। कौन सी है? तो मूंगफली। तिलहनी क्यों कहा? क्योंकि मूंगफली का तेल भी होता है। क्या होता है दोस्तों? तेल। करा मूंगफली जो दोस्तों एक किस कुल का पौधा है? ठीक है, जैसे आप पढ़ते गेहूं गला ग्रैमिनी कुल का है, उसी तरह से जो मूंगफली है ये दोस्तों फैबेसी कुल का है। क्या दोस्तों? यह फैबेसी कुल का पौधा है। ठीक है, आगे देखिए, करा मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? हाइपो नहीं, उसी से याद किया था हाइपो से। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? अरे एकदम एकदम जबान पे था। कोई चीज मतलब अगर टल जाती है ना तो फिर चढ़ती नहीं दिमाग पे। ठीक है, आएगा आएगा। ठीक है, अर्चिता हाइपोगोरिया, एक बार चेक कर, हाइपोगोरिया, अर्चिता हाइपोगोरिया, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, अर्चिता ये हाइपोगोरिया थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलो मेरी तो आदत है स्टार बनाने की, स्टार बनाऊंगा, बाकी आप ढूंढो। यार आप लोग ढूंढते हो तो रिप्लाई नहीं देते हो। ठीक है, ये ठीक है आर्चिस है शायद, आर्चिस हाइपोगोरिया, नहीं थोड़ा डाउट हो रहा है। अर्चिता अर्पिता तो नाम हो जाएगा अपने देश में, मतलब इसी तरह का इसका कुछ नाम है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए भाई मैं कहता हूं मैं गूगल नहीं हूं, मेरे स्थान पे कोई दूसरा टीचर होता, वीडियो को रोकता, पहले उत्तर देखता, बाद में आता, कॉलर टाइट करके फिर पढ़ाना शुरू करता। इतना मगजमारी मैं नहीं किया आज तक, और ना मेरे बस की बात, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया में कोई आदमी गूगल नहीं है। हम लोग भी दोस्तों इन चीजों को अब क्या है ना, इस किताब को लिखा गया तो ये सारी चीजें मैंने सर्च करके बनाया, हमारी टीम ने बनाया, हमने पढ़ा, करेक्शन किया, कुछ हमने लिखा, कुछ उन्होंने लिखा, तब जाके किताब बनी। तो 10 बार ये चीजें हमारे सामने तो याद हो गया, ऐसे याद हुआ है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने से पहले भी एक बार रीड करना पड़ता है कि टाइपराइटर सही टाइप किया है नहीं किया है, कभी कभार जल्दीबाजी में छूट जाता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों मूंगफली की उत्पत्ति कहां से हुई? ये बड़ा अच्छा सवाल है। चाय की उत्पत्ति चीन से हुई है, ऐसे मूंगफली की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों? तो मूंगफली अपने देश का पौधा नहीं है, इसकी उत्पत्ति ब्राजील में हुई थी, जैसे कोका वगैरह का भी ब्राजील में है। मूंगफली किस जलवायु की दोस्तों फसल है? किस जलवायु में दोस्तों इसको पैदा किया जा सकता है? तो याद इसे दोनों जलवायु में कर सकते हैं, चाहे उष्णकटिबंधीय जलवायु हो और चाहे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु हो। ठीक है, उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको इन दोनों जो है मौसम में क्या कर सकता है? उगाया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। ये तथ्य याद रखेगा। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य भारत में, ठीक है, और लिखेगा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य। ठीक है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा गुजरात है। ये सब तो जवान पे है, इसका नहीं दिक्कत है। ठीक है, यही दिक्कत था अर्पिश हाइपोगोरिया में। ठीक है, जहां दिक्कत था उसको बार बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद होगा। फिलहाल जो आपका जवाब है दोस्तों मूंगफली जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, साइंस टेक का सवाल देखिए, लिख रहा है कि विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? विश्व का विशालतम दूरबीन। देखिए यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये विशालतम दूरबीन लिखना सही नहीं, इसको लिखना चाहिए था यूट्रिनो दूरबीन। क्या लिखना चाहिए था? विशालतम यूट्रिनो दूरबीन। ठीक है, जब यूट्रिनो लिखता ना तब आपका जवाब क्या होता? याद रखेंगे आयुष क्यूब। क्या नाम है दोस्तों? दुनिया की विशालतम यूट्रिनो दूरबीन कौन सा है? तब याद रखेंगे इसका नाम क्या देंगे आप? इसका नाम बताएगा आइस क्यूब है। ठीक है, क्या नाम है? आइस क्यूब। लेकिन अगर यही रेडियो दूरबीन की बात कर दे, तो आपका उत्तर तुरंत चेंज हो जाएगा। ये चीन में है दोस्तों, इसका नाम है तियानयान। क्या नाम है?
तियानयान, क्या नाम है, तियानयान। इसी तरह से एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां स्थित है, तो देवस्थल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये आपके नैनीताल में हो, नैनीताल में है। नैनीताल कहां दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में यह स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। क्या नाम है इसका, देवस्थल ऑप्टिकल दूरबीन नाम है। ये एशिया का सबसे बड़ा, जबकि यहां दुनिया का पूछ रहा था, फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा यूट्रिनो दूरबीन पूछता तब आप आइस क्यूब जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर तियानयान हो जाएगा, जो कि चीन में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि जा दिन जन्म भयो, भरना यहां पर का, धरती धसी अढ़ाई हाथ, मतलब इतना बलशाली थे। किसकी बात कर रहा है, विद्याधर की, नहीं विद्याधर नहीं है, माहिल भी नहीं है, परमार्दी देव भी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आल्हा जी का। ये किस ऐतिहासिक विभूति का नाम है, आल्हा का नाम है, याद रखेगा। लिख रहा है दोस्तों अगला सवाल कि आल्हा खंड की रचना किसने की है। जो आल्हा खंड हम लोग पढ़ते हैं, इसकी रचना दोस्तों किसने की है, याद रखेगा, इसके रचनाकार का नाम है जगनिक। क्या नाम है दोस्तों, जगनिक नाम है। अच्छा, अगर सवाल पूछ दे कि आल्हा उदल किसके मंत्री थे, तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे, परमार्दी देव के मंत्री थे। किसके थे दोस्तों, परमार्दी देव के मंत्री थे। आल्हा और उदल शहीद हुए, कहां शहीद हुए दोस्तों, याद रखेंगे, महोबा के युद्ध में। किसमें, महोबा के युद्ध में दोस्तों शहीद हुए। लिख रहा महोबा का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था, तो एक तरफ से दोस्तों परमार्दी देव थे, परमार्दी होते थे, और दूसरे तरफ कौन था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों याद है इनके बारे में, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई लड़ा था। कौन सी लड़ाई, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, 1191 और 1192, उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक लड़ाई दोस्तों महोबा के युद्ध लड़ा था, किसके साथ, परमार्दी देव के साथ, और आल्हा उदल दोस्तों इसी लड़ाई में शहीद हुए थे। ये तथ्य भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वहां संबंधित सवाल था, यूपी स्पेशल का सवाल है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ये आपके विविध का सवाल है, डाविंसी प्लस और वेरिटास, ठीक है। ये दोस्तों है डाविंसी और वेरिटास है, ये नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन हैं। ये किसके लिए तैयार किया गया, तो चांद के लिए बिल्कुल नहीं किया गया। चांद के लिए जो मिशन तैयार किया गया नासा के द्वारा, उसका नाम है दोस्तों आर्टेमिस, और आर्टेमिस मिशन 2025 में लॉन्च किया जा रहा है, याद रखेंगे। ये वाला जो मिशन दोस्तों, ये शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है, मंगल भी मत करिएगा, बृहस्पति भी मत करिएगा, ठीक है। यहां शुक्र ग्रह सही हो जाएगा। ये डाविंसी और वेरिटास दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबह का तारा कहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है, सांझ का तारा भी कहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह को सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, सर्वाधिक चमकीला। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज है, बच्चे सोचते हैं कि यार नजदीक तो सूरज के बुध है, तो सबसे ज्यादा चमकीला बुध होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा चमकीला कौन है, शुक्र है। और याद रखेगा, इसको पृथ्वी की भगिना कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिना कहते हैं। ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा एक चीज और याद रखेगा, शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम क्या करता है दोस्तों, घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन करता है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसके कारण याद रखेगा, सूर्योदय जो है दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय है ये पश्चिम में होता है। सूर्योदय कहां होता है, पश्चिम में होता है, और जो सूर्यास्त है ये कहां पर होता है, ये पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, यानी अपने घूर्णन का जो इसका चक्कर होता है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, और ये पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है, उल्टा हो जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़िए, लिख रहा है यह मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा घोषित किया गया। ये डाविंसी प्लस और वेरिटास जो मिशन है, इसको नासा ने कब घोषित किया था, तो दोस्तों आज का नहीं है, ये 2021 का मिशन है, ठीक है। जून 2021 में नासा ने इसे घोषित किया था। कह रहा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है, यह चंद्रमा पर जाने संबंधित है, चंद्रमा पर जाने संबंधित है, और 2025 में आएगा। और नासा का कहना है कि हम चंद्रमा पर पहली बार किसी महिला को भेजेंगे, पहली बार महिला को भेजा जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के शोध वाहन का नाम क्या है, तो नासा ने किसे मंगल ग्रह पर भेजा है दोस्तों, रोवर को भेजा है, ठीक है। किसे भेजा, रोवर को, ठीक है। हमने प्रज्ञान भेजा है ना, तो सब याद रखेगा, ठीक है। हमारा फिलहाल मिशन का नाम मंगल मिशन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। स्टडी 91 से जुड़िए, मजा खूब आएगा, लेकिन किसको मजा आएगा, जिसको वाकई पढ़ना हो।
जिसको सच में सिलेक्शन लेना हो ना, मजा उसी को आएगा, दूसरे को मजा वजा आने वाला नहीं है। तो जो बच्चे ये जानते हैं कि नितिन सर का फेस केवल हिंदी के लिए जाना जाता है, अब वो रेडी हो जाएं। नितिन सर जीएस, देखिए मैंने कई सारा विषय में पढ़ा चुका हूं, मैं कई दिन से जीएस पढ़ाना छोड़ दिया था। पूरी हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, पूरी ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं, पूरा पॉलिटी पढ़ा चुका हूं, पूरा हिंदी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पूरा साइंस पढ़ा चुका हूं, साइंस में पूरा फिजिक्स पढ़ा चुका हूं, पूरा केमिस्ट्री। आपके कहने पर आता नहीं था मुझे बच्चों ने इतना तंग किया, सब फिजिक्स पढ़ा दी, मैं डरता था उससे। मैं सच बताऊं, 12th के बच्चे से ट्यूशन लिया हूं मैं, बेटा मुझे तुम समझाओ, क्योंकि जितना अच्छा ना 10th और 12th का बच्चा मुझे समझा देगा, कभी टीचर समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं ना छोटे बच्चे से पढ़कर एक एक चीजें सीखा हूं। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, अच्छा ये सारी चीज, ठीक है, सब कुछ पढ़ा हूं। और जाके देखिए आप वीडियो, ये सब चीजें फ्री हैं हमारे YouTube चैनल पे, आइए, सारी चीजें फ्री में आपको पढ़ाया गया, पढ़िए आकर के। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये नोट्स आप परचेज करते हैं, प्रिंट आउट आपको खुद से कराना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखता। ये नोट्स अगर आप खरीदोगे तो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, प्रिंट आपको खुद से कराना पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना, किताब लोगे तो किताब पैक होकर के आपके घर तक जाएगी, आपका घर चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, ठीक है, हर जगह किताब पहुंचेगी। डिलीवरी सिस्टम में अब स्ट्रांग हो चुका है। तो आइए आप जुड़िए, मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं, साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत जल्द आपके समक्ष बहुत शानदार खुशी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मुझे चैन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। आपके सामने मैं स्टडी 91 प्रो लॉन्च करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दे रहा हूं, जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा उसे जानकारी होगी। तो स्टडी 91 प्रो हमारा एक नया वेबसाइट आ रहा है, एक नया पोर्टल हमने तैयार किया है, जिस पर आपको जबरदस्त टेस्ट सीरीज दी जा रही है। स्टडी 91 की तरफ से टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है दोस्तों। ये जो आप मंथली टेस्ट सीरीज चाहते हैं ना, कि सर महीने के लिए या पूरे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए अनलिमिटेड एग्जाम, जितना चाहे उतना एग्जाम दो, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज दो, सेक्शनल टेस्ट दो, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट दो, सारी चीजें आपको मिलेगी और हर एग्जाम के लिए। यहां पर दोस्तों हम कवर कर रहे हैं 1550 एग्जाम। कितना दोस्तों? 1550 प्लस एग्जाम को दोस्तों यहां कवर किया जा रहा है। आप समझो जबरदस्त तैयारी हो रही है। तो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला, थोड़ा सा रुक करके आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं अनाउंस करूंगा, उसके बाद आप ज्वाइन करना, ठीक है। अभी मैंने केवल आपको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों 2 लाइन नितिन सर के बारे में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।